वेलकम मैन जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज सक्सेस बैठकी विद मी गुरकीरत में हम मिलने वाले हैं युवराज सिंह राठौर से, जिन्होंने हाल ही में एसएससी टेक एंट्री के लिए अपना रिकमेंडेशन रिजेक्शन बोर्ड इलाहाबाद से प्राप्त किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ही इज द ओनली सन ऑफ द फैमिली एंड इन्होंने डिसाइड किया अपने नाना जी को देखकर कि मुझे भी आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट बनना है। आइए मिलते हैं प्राउड सेंचुरियन युवराज से, और आज के इस टॉक शो में हम जानेंगे अबाउट दी एसएससी टेक एंट्री, उनका इंस्पिरेशन, उनका ड्रीम, डेडिकेशन, हार्डवर्क, इवन ही क्वालिफाइड एफकेट एग्जामिनेशन। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ढेर सारा मोटिवेशन आप सभी को देंगे। वेरी वार्म वेलकम युवराज टू दिस टॉक शो। थैंक यू सो मच मैम। सो हाउ आर यू? रिकमेंडेशन पाने की बात की जो खुशी होती है ना, और वो जो चेहरे के ऊपर ग्लो होता है वो अलग होता है। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। इट वाज रियली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। सो लाइक आप अकेले बैठे हो अपने घर पे, तो वंस यू शेयर्ड दिस विद योर मदर फादर कि आपको फौज ज्वाइन करनी है, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली माय मदर ओनली इंसिस्टेड मी टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। अब आपकी मदर ही मतलब खूब दलेर थी कि उनका ही एक डिसीजन था कि आपको आर्म फोर्सेस में भेजना है। और नाना जी का क्या रोल रहा इस पूरी जर्नी के अंदर? मैम एक्चुअली माय मदर वाज अ ब्रैट, माय नाना जी वाज इन द आर्मी। तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा क्लोजली देखा है उन आर्मी वाले एरिया को, सारी कैंटनमेंट्स को, सारी चीज़ों को। वेयर एज माय फादर वाज फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड, तो उनको इतना नहीं पता था। बट स्टिल जब मेरी मम्मी ने मेरे को बताया इसके बारे में, मैं नाना जी वाज इन द 71 वॉर, तो उनकी वॉर की सारी किस्से, दैट हाउ ही वाज द ओनली लोन सर्वाइवर फ्रॉम देयर। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत इनिशियल मोटिवेशन मुझे दिया एज अ किड कि ओके, आर्मी समथिंग दैट आई रियली वांट टू गेट अ पार्ट ऑफ। देन एज आई ग्रू अप आई ट्राइड एनडीए, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर इट। बट ओके, आई वाज श्योर दैट करना तो यही है। एंड ओके, बिकॉज मतलब डिफेंस के प्रति प्यार से ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे ये था कि ओके, ये मीडियोक्रिटी लाइफ से मेरे को थोड़ा सा अलग रहना है। एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। आई वांट माय लाइफ टू बी गेट कंट्रीब्यूटेड फॉर समथिंग बेटर। So that was the main motivation for So my means side. ये जो जर्नी थी आपकी, दिस वाज सिंस एनडीए एग्जाम से ये शुरू हो रही थी। Yes, ma'am. अच्छा, अभी के जो एनडीए एस्पिरेंट्स है जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, बहुत सारे गिव अप कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनका एनडीए एंट्री के थ्रू नहीं होता है, टीएस है, 10+2 नहीं हो रहा होता है। देन दे से बस अब मुझे एसएसबी नहीं देना है, आई वोंट कम बैक। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहोगे? बिकॉज आपका मुझे लगता है फिर वो 16 साल से एक जो ड्रीम था एनडीए एनडीए का, एंड दिस गॉट फुलफिल्ड फ्रॉम द एसएससी टेक एंट्री। तो इतना डिटर्मिनेशन, इतना विल पावर कहाँ से लेकर आए आप, और हाउ यू वर एबल टू स्टिक टू योर गोल कि नहीं जाना है तो यही करना है मुझे? मैम, मैं सारे इंडिया एस्पिरेंट्स को तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आर्मी का पार्ट बनना चाहते हो, अगर आप आर्म फोर्सेस का पार्ट बनना चाहते हो, तो डेडिकेशन तो उसका प्री रिक्वेस्ट है, वो तो आपके अंदर होना ही होना चाहिए। और क्या हुआ अगर फेलियर हो गया तो यार, रिटर्न नहीं क्लियर हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बाद में और दे देंगे। एनडीए नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, टीएस देंगे। टीएस नहीं हुआ तो सीडीएस देंगे, नहीं हुआ एफकेट देंगे, एसएससी टेक देंगे। बट इवेंचुअली द थिंग इज, आर्मी आपको इतने सारे मौके दे रही है। एनडीए आपकी लाइफ का अंत तो नहीं है, सीडीएस आपकी लाइफ का अंत तो नहीं है। आपको एट द एंड आपको अपने अंदर पहचाना है कि आपको क्या सच में ये चीज़ चाहिए। और जिस दिन आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाता है ना कि हाँ मुझे सच में ये चीज़ चाहिए, तो उस दिन आप उस चीज़ को करने के लिए कुछ भी करते हो। अमेजिंग। एंड कमिंग टू, जैसे आपने इस कॉन्वर्जेशन के पहले हमारी बात हो रही थी, एफकेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट रिटन एंट्री एंड डायरेक्ट एंट्री, एफकेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके एसएसबी में जाना प्लस डायरेक्ट एंट्री से जाना, डिफरेंस क्या रहा? और क्या क्योंकि रिटन क्वालिफाई किया था तो एसएससी टेक एंट्री में इंटरव्यू के दौरान या पीआईक्यू फॉर्म में आपने डेफिनेटली लिखा होगा कि एफकेट एंट्री आप गए, उसका कुछ वेटेज मिला क्या? क्योंकि जनरली पीपल से डायरेक्ट एंट्रीज है तो इतना तवज्जो नहीं मिलता है, भीड़ आती है, दे जस्ट सेग्रीगेट, और एक ऐसा माहौल बना हुआ है, चाहे आप एनसीसी एंट्री की बात करो, जैक की बात करो, एसएससी टेक की बात कर ले, टीजीसी की बात कर ले। तो यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए मेरे व्यूअर्स को। यस मैम। मैम देखिए, एफकेट एंट्री या फिर कोई सी भी जो रिटन एंट्री होती है, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपने आप ही काफ़ी हद तक सेग्रीगेट हो जाते हैं। बिकॉज जो पहला राउंड होता है उसमें आपको पढ़ाई करनी होती है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें कहीं ना कहीं नहीं क्लियर कर पाते हैं जो बेसिक कट ऑफ होता है। जब मैंने एफकेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मेरे मन में ये था कि जितने भी रिटन अटेम्प्ट्स आएंगे मैं उनको तो दूंगा ही, साथ साथ जो डायरेक्ट एंट्रीज होती है मैं उनको भी छोड़ूंगा नहीं। ओके। तो इसके लिए मैंने एफकेट दिया, कोस्ट गार्ड दिया, सीडीएस दिया, सारे एग्जाम्स दिए, जिसमें मैंने एफकेट एंड कोस्ट गार्ड क्वालिफाई किया था। बट एफकेट की जब मैं एसएसबी देने गया तो वहाँ का जो माहौल था, दैट वाज माय फर्स्ट एसएसबी, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे सारे लोग जो हैं रिटन वाले हैं, तो सब लोग और ज़्यादा सिंसियर हैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। मुझे ऐसा फील हुआ, उसमें वो नहीं था। जिसे कहते हैं ना फॉर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, बहुत सारे बच्चे बस आ जाते हैं ऐसे ही। तो रिटन एंट्रीज में आपको ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी। वेयर एज ऑन द अदर साइड, जब मैं एसएससी टेक एंट्री के लिए गया, देन आई सॉ द ह्यूज बैंड ऑफ पीपल। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनमें से कुछ लोग सीरियस लग रहे थे, उनमें से कुछ लोग नहीं लग रहे थे। वहाँ पे एक तो चप्पल पहन के आ गया था जिसको बाहर से बाहर ही कर दिया गया। तो ऐसे भी लोग आते हैं। बट हाँ, उन
भीड़ को देख के आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो डायरेक्ट एंट्री है, यहाँ पे तो सब भसड़ी होनी है। तो द थिंग इज कि वहाँ पे हम लोगों को ये सोचना होता है कि आपको तो एक ही रिकमेंडेशन चाहिए ना, आपको तो एक ही सीट चाहिए। क्या आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो, क्या आपने उस चीज़ के लिए मेहनत करी है? एंड इफ द आंसर इज येस, देन नोबडी इज गोना स्टॉप यू एवर। चलो बढ़िया। अब क्योंकि चप्पल वाली बात बोली तो बड़े सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम व्हाट इज द राइट ड्रेस कोड वंस यू वांट टू अपीयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। तो मेल कैंडिडेट्स डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आप उनको बताओ कि व्हाट इज द बेस्ट आउटफिट दैट वन कैन गो इन टर्म्स ऑफ द इंटरव्यू जब उन्हें एसएसबी में जाना है। मैं सिर्फ यही कहूँगा दैट फॉर्मल्स कैन नेवर गो रॉन्ग। प्लेन वाइट शर्ट हो, ग्रे पैंट हो, along with a tie that is contrasting and that is complementing your shirt. Black shoes must be polished. Socks must not be eye catching. Similar going with the flow. Black हो तो better है। तो यही रहता है। एंड मुझे ऐसा लगता था ना एसएसबी से पहले कि मेरा ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है। जब मैं वहाँ पर गया एसएसबी में, वहाँ पे मुझे एनसीसी के कैंडिडेट्स मिले, और जब मैंने उनका ड्रेसिंग सेंस देखा, जब मैंने देखा कि वो लोग कैसे आयरन करते हैं अपने शर्ट को, कैसे वो लोग क्रीज मिलाते हैं फ्रॉम शर्ट टू पैंट टू द लेसेस, एंड दैट रियली कॉट माई अटेंशन। मुझे लगा कि नहीं यार, ड्रेसिंग सेंस रियली मैटर्स। एंड मैंने बहुत सीखा उनसे, मैंने ड्रेसिंग सेंस के बारे में बहुत सीखा अपने एसएसबी एक्सपीरियंसेस से। तो हाँ, प्लेन वाइट शर्ट हो, उसमें मेंशन भी होता है, आपको ज़्यादा कैची करने की ज़रूरत नहीं है। देयर वाज अ सरदार जी विद मी, उन्होंने अपने इंटरव्यू के लिए ब्राइट पिंक पगड़ी अलॉन्ग विद ब्राइट पिंक शर्ट एंड दैट टू विद अ ब्लैक पैंट। ही वाज लुकिंग वेरी ब्लिंग, बट या ही रॉक्ड हिज इंटरव्यू एंड इट वाज आल्सो, अनलेस यू कैन कैरी इट, इट्स ऑल अबाउट योर ओन पर्सनालिटी। आप अपनी पर्सनालिटी को कितना अच्छे से जानते हो, आप कितने अच्छे से, आपको पता है कि मैं कौन से कलर्स को कैरी कर सकता हूँ, वो मैटर ज़्यादा करता है। वेयर एज नॉर्मल फॉर्मल्स तो चलते ही हैं। बढ़िया। सो अब एसएसबी के टर्म्स में द वेरी फर्स्ट थिंग इज द स्क्रीनिंग वाला राउंड, है ना? स्क्रीनिंग राउंड में व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी एंड व्हेन यू हैव अ ग्रुप, उसमें फिश मार्केट कैसे अवॉइड किया आपने? अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि हम पहले ही अपने ग्रुप के साथ में अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं, वी स्पीक टू देम, हैव वर्ड्स, वी डिस्कस कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे, बट एक्चुअली आप जो डिस्कस करते हैं वंस यू परफॉर्म, डिफरेंस है, बिकॉज हर बच्चा सिलेक्ट होने के लिए बैठा है वहाँ पे ना, दे वांट टू ओवर पावर द अदर पर्सन एंड वांट टू गेट नोटिस्ड। ऐसे में व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी? स्टोरी तो लिखा, बट जीडी में और कैसे हम एस कर सकते हैं सो दैट हम दिख भी जाएं और स्क्रीनिंग भी अच्छे से हो जाए? मैम देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब आप एज ए रिपीटर एसएसबी देने जाते हो तो वहाँ पे आपसे ज़्यादा पुराने कैंडिडेट्स भी होते हैं। तो अगर आप ये कोशिश करो कि मैं जीडी से पहले जाके सबसे बात कर लूँ, तो उससे आप एक्चुअली वीक ही लग रहे हो। कि मैं सबसे आके बोलूँ कि यार जीडी में ये करेंगे, जीडी में वो करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इससे बेटर है, और जो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ, दैट इज टू रॉक योर नरेशन। आप जाओ, नरेशन बहुत अच्छे से करो। तो जब आप अपने इंडिविजुअल नरेशन बहुत अच्छे से करते हो तो बाकी सब भी सुन रहे होते हैं उस चीज़ को, तो बाकी सबको भी लगता है कि नहीं यार ठीक है, ये लड़का करके आया और इस लड़के में बात है। तो जब जीडी होती है ना, तो आपके पॉइंट्स को वैलिडेट वो लोग अपने आप करने लग जाते हैं। एंड ऑल्सो स्टोरी पे भी डिपेंड करता है कि आपने स्टोरी कितनी अच्छी से लिखी है। तो स्टोरी अच्छे से लिखो, अच्छे से परसीव करो, नरेट बहुत अच्छे से करो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को कवर अप कर देता है। अगर आपने राइटिंग में कुछ गलती करी है, आप बॉक्स फिलिंग में कुछ गलती करी है, अगर आपका नरेशन बहुत अच्छा है या आपका जीडी में लोग आपको सुन के आपके साथ आना चाहते हैं, so that is going to do the thing for you. Narration should be the best. And picture को जब आप perceive करते हो, what all things you have to keep in mind, because briefing में बहुत clearly बोला होता है कि number of characters and everything, तो क्या ये matter करता है कि आप number of characters को अच्छे से precisely notice करें, उसको mention करें, action of the story की बात है, how much these things carry weightage in terms of screening? मैम डेफिनेटली करता है, बिकॉज ये आप सबसे पहले जब आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया होता है तो वो इनफ टाइम होता है आपके लिए कि आप जाके सारे कैरेक्टर्स देख लो। यू हैव टू काउंट द कैरेक्टर्स, आपको बैकग्राउंड देखना है, आपको सेटिंग देखनी है कहाँ पर बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप टेबल पे वो लोग बैठे हैं तो आप कुछ और बना दो। आपको ये भी देखना है कि इस पर्टिकुलर फोटो में मैं क्या पॉजिटिव एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ, ताकि जो भी मैं स्टोरी बनाऊँ उस स्टोरी में मैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ एक पॉजिटिव अप्रोच दिखा पाऊँ। बिकॉज पॉजिटिविटी को कोई भी कैंसिल आउट नहीं करता जीडी में। अगर आपने एक पॉजिटिव एक अच्छी स्टोरी बनाई है और उसके साथ में अगर आपने सारे कैरेक्टर्स को भी देखा है तो कोई आपको काउंटर कर ही नहीं सकता। वेयर एज अगर कोई और बच्चा है जिसकी स्टोरी अच्छी है बट उसने कैरेक्टर्स ही नहीं देखे, तो बाकी लोग उसको वहीं पे काउंटर कर देंगे कि नहीं आपने कैरेक्टर्स गलत देखे, इतने नहीं थे इतने थे। तो वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल एक रोल प्ले करता है वहाँ पे। 30 सेकेंड्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली तो उस टाइम पर जब आप चाहे घर पे प्रैक्टिस करो या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी, इंश्योर दैट 30 सेकेंड्स में वो लेवल ऑफ जो फोकस है उसको पिक्चर पर मेंटेन करके रखे एंड प्रिसाइजली नोटिस करे डिटेल्स को, बिकॉज दैट ओनली विल फेच योर स्टोरी इन टर्म्स। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी टॉक अबाउट परसेप्शन, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट एंड देन इट इज थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, बोथ हैव पिक्चर्स, दोनों में स्टोरीज लिखना है,
but then what is the difference and how we need to draft different stories in different perspectives दोनों ही टेस्ट के लिए. गलती क्यों हो रही है बच्चों से? मैम देखिए, पीपीडीटी है और जो स्क्रीनिंग है वो कहीं ना कहीं एक एलिमिनेशन राउंड है, वेरा जो टैट है वो एक आपकी साइकोलॉजी का पार्ट है, वो आपको टेस्ट ज़्यादा कर रहा है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, वेराज पीपीडीटी आपके फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, ये सारी चीज़ें भी हैंडल मतलब देखते हैं उसके अंदर. तो पीपीडीटी और टैट में जो मेजर स्टोरी राइटिंग में जो डिफरेंस बच्चों को फॉलो करना चाहिए वो ये है कि पीपीडीटी शुड बी मोर अबाउट द पिक्चर सेंट्रिक, कि पिक्चर में क्या दिखा, पिक्चर में कितने कैरेक्टर्स थे, पिक्चर का बैकग्राउंड कैसा था, उसको आप ज़्यादा देखो, उसके अराउंड आप एक स्टोरी बिल्ड करो. वेयर इन टैट व्हाट हैपेंस इज इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर ओन क्रिएटिविटी. आप टैट में अलग से कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप अलग से एक हीरो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप कैसे उस एक नेगेटिव पिक्चर को कैसे इन अ पॉजिटिव वे आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो टैट में ज़्यादा मैटर करता है. एंड द पीपीडीटी इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट ग्लांस, आपने क्या उससे परसीव करा इन 30 सेकेंड्स. आपके एसएसबी में कितने स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया था? मैम 178. हाउ मेनी गॉट स्क्रीन इन? मैम 40 स्टूडेंट्स. 40 की जो जर्नी है नेक्स्ट 4 डेज की, ऐसे में व्हेन इट कम्स टू द साइक टेस्ट, स्पीड मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स, बिकॉज उस टाइम पे वो जो 2 घंटे होते हैं उसमें यू जस्ट हैव टू राइट, है ना. तो इतना प्रैक्टिस कैसे हम करते हैं उसके ऊपर आप थोड़े से टिप्स दो. जो स्लो हैंड राइटिंग है जिन स्टूडेंट्स की, एंड क्या हैंड राइटिंग मैटर कर रही है वाइल यू आर ड्राफ्टिंग योर स्टोरीज, राइटिंग योर WATs, और आपने कितना WAT SRT किया, एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन, हाउ यू ऑल ड्राफ्टेड एवरीथिंग, एंड सेंचुरियन में कितना कैसे प्रैक्टिस करके आप गए थे, एंड कुछ मैच था, कुछ आ रहा था वैसा जैसा आपने इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस किया था. हम देखिए, साइक के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मैटर्स. साइक की तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी. और देखिए, बीट एनी सोर्स, आप बुक से करो, बिकॉज साइक इज समथिंग जो कि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो. वेरा सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी ने मेरी बहुत हेल्प करी. अब अगर मैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस और इन सब की बात करूँ, सो आई वॉज ब्लेस्ड विद गुड हैंड राइटिंग बचपन से, बट मेरी राइटिंग स्पीड कभी से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. लेकिन जब मैं यहाँ पर आके डोजियर्स देता था, टाइम बाउंड तरीके से मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करता था, तब उसने मेरी बहुत हेल्प करी. सेंचुरियन की थ्रू आउट मेरे पूरे टेन्योर में मैंने कई सारे डोजियर्स दिए, जिसमें क्या हुआ कि मेरी राइटिंग स्पीड इंप्रूव हुई. मुझे याद है जब मैंने सबसे पहली बार वैट यहाँ पे आके दिया था, मैंने केवल 35 सेंटेंसेस लिखे थे, बट इन द करेंट SSB में 60 सेंटेंसेस लिखे. वेरी नाइस. एंड आई अटेम्प्टेड ऑल द टैट स्टोरीज एंड SRTs भी मैंने करे. बट द थिंग इज, बिकॉज वहाँ पे प्रेशर भी होता है, तो इस बार क्या हुआ, जो मेरा SD का लास्ट क्वेश्चन था दैट आई मिस्ड, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया. मैं उसमें केवल एक ही लाइन लिख पाया. तो ये मेरे को ऐसा लगा था कि शायद मेरे लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है मेरी इस जर्नी का. सो भाई, मतलब क्योंकि वो जो टाइम अलॉटेड था उसमें आप WAT का कोई मिस्ड वर्ड कर रहे थे, व्हाट वाज हैपनिंग कि वो मिस हो गया? नो मैम, द थिंग इज कि WATs तो मेरे हो गए थे, बट वहाँ पे ऐसा होता है ना कि आपको टाइम का कोई क्लू नहीं होता है. आपको बीच में ब्रेक्स भी मिलते हैं, आपको ये भी नहीं पता होता है ब्रेक्स आपको कितनी देर का मिला है. और फिर उन्होंने आपसे बोल दिया कि आपके पास में 45 मिनट्स नहीं करने के लिए, SRTs करने के लिए. तो ठीक है, आप कर रहे हो, आप किसी में ज़्यादा लिखते हो, आप किसी में कम लिखते हो. वेराज वैट भी आपको छोड़ देते हो कि चलो SRT नहीं आएगी तो वैट लिख देंगे, है ना. द थिंग इज, इन सब में क्या हुआ कि SD में प्रिपेयर करके गया था घर से, तो मैं जब उसको लिखने के लिए बैठा वहाँ पे, तो मेरे दिमाग में और अच्छे आइडियाज़ आए कुछ, तो मेरे को वो नहीं करना चाहिए था. तो दैट मतलब आपने उस टाइम पे उसको थोड़ा सा अमेंड करने का प्रयास किया? मैंने थोड़ा सा उसको अमेंड करा, मैंने उसमें थोड़ा सा और मैं अच्छे से लिख देता हूँ. बट द थिंग वाज कि मेरा जो क्वेश्चन लास्ट में छूटा था कि वो आप क्या करना चाहते हो, आप अपने आप को कैसे लास्ट में देखते हो, आगे चल के कैसे देखते हो. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैंने इंक्लूड कर दी थी कि मैं अभी एट प्रेजेंट खुद को कैसे देखता हूँ. तो दैट वाज क्वाइट ओके. बट या ओके. तो अच्छा, ऐसे में SDT में ही बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? तो जो नेगेटिव होता है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है भाई टीचर, देयर इज समथिंग दैट वी ऑल नो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के जरिए, यार ये चीज नेगेटिव है. हो सकता है मैं गुस्सा बहुत करता हूँ तो मम्मी बहुत डांटती है, तो दिस इज माय नेगेटिव पॉइंट. ऐसे में व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि हम अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओपन पेज पे अपनी पर्सनालिटी का ड्राफ्ट दे रहे हैं टू द साइकोलॉजिस्ट. तो कैसे किया कि नेगेटिव चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया आपने वहाँ पर? हम जैसे आपने बोला डांट पड़ती है, मुझे डांट तो बहुत पड़ती रही है बचपन से हमेशा से. बट ये थिंग है, जैसे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आपको मेंशन ऐसे नहीं करने होते कि मेरे में ये चीज़ कमी है, मेरे में ये चीज़ कमी है. उसका एक तरीका होता है करने का, जो कि अगर आप कहीं से भी गाइडेंस लेते हो तो आपको वो चीज़ सिखाई जाती है. आपको वो चीज़ पहले तो नहीं पता होती अपने आप. जैसे मान लीजिए अगर मेरे अंदर कोई भी वीकनेस है, तो मैं उसको एज अ वीकनेस पोर्ट्रे करूँगा तो वो चीज़ नहीं चलेगी. बट अगर जैसे मान लीजिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर लिया है, या फिर मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, दैट आई एम करेंटली अंडर प्रोग्रेस, मैं इस चीज़ में और बेटर कैसे करूँगा. वेराज अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स की ओपिनियन से, तो वो आपको और बेटर बता सकते हैं कि आप में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं. तो उसमें से आपको एक ईजी तरीका मिलता है कि आपको कौन सी चीज़ों का ड्राफ्ट लेना है, कौन सी चीज़ों को आपको एक्सक्लूड करना है, और किस चीज़ को आपको कैसे प्रेजेंट करना है. ओके, सो दैट इज देयर. कमिंग टू GTO, सो ग्राउंड टास्क एंड द इंडोर वाले जो होते हैं, और जर्नी शुरू ही हो जाती है आपके फर्स्ट टास्क विच इज़ द ग्रुप डिस्कशन.
और मुझे लगता है वो 2 टास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 टास्क होते हैं, रीजन बीइंग कि वो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है। ऐसे में जीडी में कौन से टॉपिक्स थे आपके, एंड क्या आप फर्स्ट 3 स्पीकर्स में थे? अगर नहीं, देन हाउ डिड यू टैकल द होल सिचुएशन कि चीजें आपके फेवर में आ जाए एंड यू गेट नोटिस्ड इन फ्रंट ऑफ द जीटीओ? जीडी के लिए जब सबसे पहले हम लोगों ने सुबह रिपोर्ट करा तो वहाँ पे हमारे जीटीओ सर ने हमको 2 ऑप्शंस दिए, जिसमें पहला ऑप्शन ये था कि वाई द राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड द सेकेंड वन वाज साइंस एंड टेक। सो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस फॉर अस कि हम लोग साइंस एंड टेक यूज़ करें, राइट? तो हम लोगों ने साइंस एंड टेक के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट किया, and I was in the first 3 speakers, and not only that, I actually kind of spoke a little more in that GD. Okay. I had some good points regarding ISRO and all, so the other members of my group, they actually started supporting me, and that particular GD went all around me. Okay. So I thought that okay, ज़्यादा ही शायद मेन फ्रेम में आ गए। तो in the next GD what our GTO sir was कि जिस ऑप्शन को हमने फर्स्ट टाइम पे रिजेक्ट किया था, उसी सेम ऑप्शन को उन्होंने हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन बना दिया, सेकेंड GD उसी के ऊपर हुई। Okay. So it was a right wing extremist. तो मैंने क्या करा कि इस बार थोड़ा सा साइडलाइन हो गया मैं, आई वॉज नॉट इन द फर्स्ट 3 स्पीकर्स, बट येस आई वॉज स्पीकिंग। आई स्पोक फॉर अराउंड 4 to 5 टाइम्स, आई गेव सम गुड पॉइंट्स। लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी करा, कुछ लोगों ने उसको वैलिडेट करा, कुछ लोगों ने उसको कैंसिल आउट करा। बट द थिंग इज कि लोग मेरे साथ जब जुड़ गए थे ना उस चीज़ के लिए, तो मेरे को इतना कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा था। मेरे ही पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कोई और कोई बात बोल दे रहा था, ऐड ऑन कर दे रहा था, तो मेरी बात वहीं पे वैलिडेट या क्वालिफाई हो जाती थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जीडी। अच्छा, और कभी जीडी में फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टॉपिक हो हमें आ ही नहीं रहा है, हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे में व्हाट इज द स्मार्ट स्ट्रेटजी देन? ऐसे में स्मार्ट स्ट्रेटजी तो ये कि फर्स्ट 3 स्पीकर्स में मत रहो, पहले सुन लो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज जीडी इज लाइक आपको आइडियाज वहाँ पे मिलते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। आपको बस ये करना है कि राइट आइडिया को ग्रैब करना है, अपने वर्ड्स में उसको फ्रेम करना है और सही टाइम पे बोल देना है। जैसे ही आपने उसको सही टाइम पर बोला, बाकी सब कहीं ना कहीं आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपको सुनने लगेंगे। बड़े सारे बच्चे कहते हैं हमें तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, कब बोलूं, कैसे बोलूं, तो वो राइट मोमेंट की तलाश, व्हाट इज दैट वन ट्रिक कि हाँ यार अब बोलना है। फर्स्ट 3 में नहीं बोल पाए, बट बिना बोले तो काम नहीं चलेगा। सीरियसली प्लीज अंडरस्टैंड, बिना बोले काम नहीं चल रहा, यू आर नॉट गेटिंग द प्लस वाला मार्क। अगर आप जा रहे हो, बोलना पड़ेगा, तो जगह तो बनानी पड़ती है ना। तो ऐसे में व्हाट वन कैन डू, प्रैक्टिस के दौरान आपको हो सकता है ऐसा फील हुआ हो कि यार ये तो बोले ही नहीं दे रहे या मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो एक इनिशिएशन कैसे करें? इट एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू हाउ बैड यू वांट इट। जैसे मान लीजिए पीपीडीटी में सबसे पहली बार आपका जीडी होता है, वहाँ पे बहुत से बच्चों को ये लगता है कि मैं तो बोल ही नहीं पाया, तो फिश मार्केट बन गया। तो फिश मार्केट में अपनी फिश को सेल करो ना, यू हैव टू हैव दैट कैपेबिलिटीज इन यू। आपको बोलना पड़ेगा। इसके लिए एक ट्रिक मैंने, मेरे बहुत से दोस्त फॉलो करते हैं, दैट दे रेज देयर वॉइस एट फर्स्ट, okay, एंड एज सून एज द ग्रुप गेट्स साइलेंट दे काम देयर वॉइस एंड इन अ वेरी जेंटल मैनर दे स्टार्ट टू स्पीक। इससे होता ये कि पहले तो ग्रुप शांत हो जाता है कि किसी ने बहुत तेज बोला, किसने बोला, जब तक उस क्वेश्चन पे आए तब तक आप बहुत सॉफ्टली बोलना शुरू कर दो। एक स्ट्रैटेजी तो ये होती है। और एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि जैसे स्टार्टिंग के 1-2 मिनट तक तो सबके पास बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं, बट एक पॉइंट के बाद पॉइंट्स कम होने लग जाते हैं। और जहाँ किसी के पास पॉइंट्स कम होने लगे, या जैसे कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है बट उसने ज़रा सा सोचने का टाइम लिया, आप वहाँ पे बोल दो। उसी की बात को या तो ऐड ऑन कर दो या फिर अपना कोई और कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट उसको बोल दो। बट हाँ, आपके पास में रहते हैं मौके, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, लोग बोलते हैं। और अब तो पीपीडीटी में एक और चीज़ होती है कि जैसे इस बार जब हम लोग पीपीडीटी की जीडी दे रहे थे ना, तो हमसे जीटीओ सर ने ये भी बोला था कि अभी तक जिस बच्चे ने बोला नहीं है उसको अब बोलना है। ओके, ये भी हुआ था। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। तो ग्लैडली हम लोग जो भी लोग बोल रहे थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, और जो एक बच्चा नहीं बोल रहा था, ही टुक द एडवांटेज एंड ही स्पोक। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, जैसे कि ओके, जो जीटीओ जो एसएसआर है वो भी आपको बोलना देना चाहता है। ऑलराइट, नाउ व्हेन इट कम्स टू जीटीओ, इसमें जो ग्राउंड टास्क होते हैं, उन ग्राउंड टास्क में क्योंकि आपका ग्रुप एक बार हाफ डिवाइड होता है, फिर योर 8 मैक्सिमम 8 लोग होते हैं और उसको परस्यू करना होता है टास्क को। पट्टा बल्ली और रस्सी उठाने से काम चल जाएगा कि पीछे खड़े होके भी वन कैन गिव द आइडियाज? तो उस टाइम पर क्योंकि वो होड़ होती है ना, इधर ब्रीफ किया इधर दौड़े, तो वन ऑफ द पर्सन वो हेल्पिंग मटेरियल उठा लेगा, कोई कुछ करना शुरू कर देगा, दो बिना बताए फालतू में आगे कूद जाएंगे कि नहीं यार चलो डोमिनेट करना है, अभी स्टार्ट करना है हमें। तो ऐसे में व्हाट इज दैट राइट वे टू एटलीस्ट टेल योर पॉइंट्स एंड ग्रुप भी आपका जो है उसको एक्सेप्ट करे? मैम मेरे अकॉर्डिंग पीजीटी ना जीटीओ ग्राउंड में स्टार्ट नहीं होती। पीजीटी स्टार्ट होती है जिस रात को आप लोग अपना पीपीटी दे के रात में सब लोग साथ में लेटते हो, सोते हो ना डॉर्म्स के अंदर लाइंस में, वहां से पीजीटी स्टार्ट होती है। okay. आप कितने अच्छे से अपने जो ग्रुपमेट्स हैं उनसे बात कर रहे हो, आप कितने अच्छे से उनको जानने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज सब अननोन है। अगर आप इनिशिएटिव लोगे, आप सबसे आके बात करोगे, मैंने इस बार सबसे बात करी, केवल अपने ग्रुप से नहीं बाकी ग्रुप से भी बात करी, तो उससे क्या हुआ, सबको मैं जानने लग गया और वो लोग मुझे जानने लग गए। तो जैसे ही पीजीटी की बारी आई,
तो एक स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई थी कि जब जीटीओ हमको एक्सप्लेन कर रहा होगा टास्क, मैं तभी आइडिया सोचने लगूंगा, बिकॉज बेसिक तो चीजें वही, फट्टा तो देंगे, रस्सी तो देंगे, बल्ली तो देंगे, तो देखने लग जाओ कि कहाँ पे क्या लगने वाला है। तो जैसे ही वो स्टार्ट बोले, वैसे ही सबसे पहले आप जब बोलो तो कितने लोग आपकी बात सुन रहे हैं, और वो आपकी बात तभी सुनेंगे जब आपने उनसे पहले कभी बात करी हो। अगर आपने उनसे बात ही नहीं करी तो आपकी बात क्यों सुनेंगे? सही बात। आप पहले से उनसे बात करो, अच्छे बॉन्ड्स बनाओ, सबके साथ में बॉन्ड्स बनाओ। कभी कभी क्या होता है, आपके लाइंस में ही ग्रुपिंग हो जाती है कि ये लोग बात आपस में नहीं कर रहे हैं, दो लोग अलग रह रहे हैं, वो कभी मत होने दो। अगर आप उस ग्रुप में हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को साथ में लेके चलो, और सब अगर आपस में नहीं भी बात करें तो आपसे जरूर बात करनी चाहिए। ये आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है, इससे आपका पीजीटी वगैरह में बहुत हेल्प होती है। यू विल गेट सम सॉफ्ट कॉर्नर दूसरे के हार्ट में बना लोगे तो डेफिनेटली वो थॉट तो देगा। यही सेम चीज मेरे साथ में हुई, जैसे सब लोग अपने आइडियाज को चिल्ला रहे हैं, बट जैसे ही मैं कोई आइडिया बोलता था तो सब लोग अच्छा युवराज बोल रहा है, सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो मेरे आइडियाज वर्क करते थे, वर्केबल आइडियाज होते थे, तो उसी के ऊपर प्रोसीड करते। तो आई वाज इन द फर्स्ट 3, लेकिन मैं एकदम फ्रंट में लीड नहीं कर रहा था, आई वाज ऑन द 3rd। और एक लेवल पे तो मैं बाहर से आइडियाज दे रहा था, बट द थिंग इज कि मेरे आइडियाज लोग सुन रहे थे। और मैटर ये कर रहा है कि आपके आइडियाज लोग सुन के आप उनसे अपनी बात मनवा पा रहे हो कि नहीं मनवा पा रहे हो, और वो मानेगा तभी जब आपकी बॉन्डिंग उसके साथ में अच्छी होगी। तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग बना के चलो, दैट इज द होल क्रक्स ऑफ द जीटीओ। ऑलराइट, सो आपने तो एयरफोर्स का भी दिया है और आर्मी का भी दिया है, ऐसे में सेंचुरियन के जीटीओ ग्राउंड पर भी प्रैक्टिस किया है। वी से 165 प्लस ऑब्स्टेकल्स हैं, अच्छा ग्राउंड बड़ा बना दिया हमने। वी से दैट इज द पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, वो हमें करना पड़ता है ना, ताकि बच्चे को पता चले। एग्जैक्टली, यू हैव टेकन द सर्विस, यू हैव टेकन द एक्सपीरियंस। तो कितना कोरिलेशन लगा कि हाँ नहीं यार, काफी हद तक चीजें हैं, अच्छी हैं, या मुझे बेनिफिट हुआ है? बिकॉज एग्जैक्टली ट्रूथ तो आप ही बताओगे बच्चों को। मैम द ट्रूथ इज कि अगर आप सच में एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आपको जीटीओ ग्राउंड पे जाके ही पता चलता है कि जीटीओ कैसे करना है। अगर आप बाकियों की तरह ब्लैंक चले जाओगे कि नहीं मैं तो रॉ जाऊंगा, अपनी पर्सनालिटी रॉ दिखाऊंगा, तो ठीक है साइक कर लोगे, जीटीओ नहीं कर पाओगे। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का जो जीटीओ ग्राउंड था वो एक्चुअली में एग्जैक्टली वैसा ही था जो मैंने एएफएसबीज में देखा, जो मैंने अभी एसएसबी में देखा। तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, न केवल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में बट ओवरऑल जीटीओ में, कमांड टास्क में मेरे को बहुत हेल्प हुई, मेरे को पीजीटी जीटी में बहुत हेल्प हुई। मतलब कमांड टास्क देखिए आपको एज इट इज तो नहीं मिल जाएगा, वो सारे स्ट्रक्चर्स चेंज होते रहते हैं, बट आपका दिमाग वैसे चलने लग जाएगा कि ओके आपको कैसे पुट कर सकते हो, कैसे आपको सपोर्ट ढूंढना है, कैसे आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक्चुअली करते हो ना लाइव जाके, इन रियल लाइफ, तभी आप उस चीज़ को सीख पाते हो। तो जीटीओ ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। All right, coming to the very interesting part, that is the personal interview. Yes ma'am. So first of all the questions जिस पे grill हुए आप। Okay. मैम मेरा जो ये वाला एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, ये थोड़ा सा अजीब रहा एक्चुअली। अजीब इन द सेंस ऐसा रहा कि मैं बड़ा जीके पढ़ के गया था, बहुत अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करके गया था घर से कि चलो जो भी रनिंग टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। तो उन्होंने नॉर्मल सीआईक्यूज वगैरह पूछे, बट सीआईक्यू में जो हम लोग प्रिपेयर करके जाते हैं 3 पार्ट में सीआईक्यूज आएंगे। पहले आपकी स्टडीज़ रहेंगी, फिर आपके पेरेंट्स वगैरह रहेंगे, फिर हॉबीज़ वगैरह रहेंगी। मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने क्या करा, सारे मिक्स कर दिया। उन्होंने स्टार्ट किया टीचर बताओ, फिर हॉबीज़ पे चले गए, फिर पेरेंट्स पे चले गए, फिर वापस पढ़ाई पे आ गए, तो काफ़ी मिक्स कर दिया। उन्होंने करीब 12 से 13 क्वेश्चन मेरे से पूछे, जो कि ऑफकोर्स मैं एक फ्लो में नहीं बता पाया, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है। आप फ्लो में बोलते हो, पढ़ाई बोल देते हो, हॉबीज़ बोल देते हो, बट ऐसे मिक्स का नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या करा, एक एक करके मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। मतलब ही सीम इंटरेस्टेड, मतलब मेरे को दिख रहा था उनकी बात करने के तरीके से। बट इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स काफ़ी अच्छे होते हैं उनके एक्सप्रेशन के साथ में, सो वी कैन नॉट जज। फिर बात आती है जीके की, जिसको लेकर मैं कॉन्फिडेंट था। मैंने जाके बड़े अच्छे से बोल दिया कि सर मैं इजराइल हमास पढ़ के आया हूँ, पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज हमास का मतलब क्या होता है, एंड आई वॉज ब्लैंक, मेरे को नहीं पता था हमास शब्द का मतलब क्या होता है। तो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस ये नोटिस करा अपने इस वाले एक्सपीरियंस में कि आपको जो आंसर्स आते हैं आप उनको कैसे बोल रहे हो, इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप उनको कैसे हैंडल करते हो जो आंसर्स आपको नहीं आते। Any other apart from that कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो और पूछा गया हो, अपार्ट फ्रॉम पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, या समथिंग रिलेटेड टू फ्रेंड्स है, कुछ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो पूछा गया तो मजा आ रहा था हाँ जवाब देने में, या समथिंग फ्रॉम द एकेडमिक्स, क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, राइट? तो उस टर्म्स में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या? यस मैम, एक्चुअली फ्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके कौन कौन से एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे, आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो, आप कैसे एक दूसरे की फीलिंग्स में हेल्प कर देते हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके अलावा आपने कौन कौन सी फन एक्टिविटीज़ करी हैं। लेकिन जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जिसके लिए मैं पर्सनली प्रिपेयर्ड नहीं था, वो क्वेश्चन ये था, जस्ट बिकॉज आई वाज फ्रॉम द एसएससी टेक बैकग्राउंड या मेरा इंजीनियरिंग थी, ही स्टार्टेड टू आस्क मी मेंटल मैथ क्वेश्चंस। मेरे से पूछते कि अच्छा मान लो तुम 2 किलोमीटर 6 मिनट में रन करते हो, तो बताओ तुम इतने इतने टाइम में कितने किलोमीटर रन करोगे। एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक। तो पहले तो मैंने आंसर थोड़ा सा गलत बताया,
देन आर यू श्योर, ऐसा करके उन्होंने पूछा मुझसे, तो मैं बोला ठीक है, गलत है, फिर सोचा मैंने, फिर सही बता दिया। ऐसे करके 1-2 क्वेश्चन पूछे कि इस रूम का वॉल्यूम बताओ, फिर मेरे और आपके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीजें क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशंस बेसिकली ये सब पूछते हैं, हाइट क्या है, अच्छा हाइट और लेंथ बता देंगे तो बोलेंगे कि बेसिक परपेंडिकुलर वगैरह के क्वेश्चंस उस पे पुट अप कर जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम द एनसीसी काइंड ऑफ एंट्रीज होती हैं, तो उसमें मैप रीडिंग वगैरह किया होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी और डेफिनेटली वो पुट अप करते हैं। सो पर्सनल इंटरव्यू के बाद में अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे होंगे जो आप जवाब नहीं दे पाए होंगे, तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कैसे किया? मैम मैंने सिंपली बोल दिया था, सर आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट, आई विल गेट बैक टू यू इन द कॉन्फ्रेंस, ऐसे करके मैंने बोला। जो जवाब नहीं आता है उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर तो आ ही जाता है ना माइंड में, यार ये दे नहीं पाया, अब अगला क्वेश्चन है, तो फिर उतने ही स्माइल और पॉजिटिविटी से आपको सिखाया गया है कि भाई स्टे काम, तो वो चेहरे पे तो दिखा नहीं सकते बट वो माइंड पे तो आ रहा है ना, तो उसको कैसे मैनेज किया साथ बाय साथ, प्लस क्योंकि 5 दिन का प्रोसेस है, 4 दिन में हमेशा हमारे मुताबिक चीजें नहीं होती हैं, तो हम कभी डल होते हैं, कभी कुछ बहुत अच्छा होता है तो बहुत ओवर एक्साइट हो जाते हैं, दिस इज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। तो कैसे थ्रू आउट द जर्नी एक जो कैंडिडेट है वो ओवर एंजाइटी से बच सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना एंजॉय करके एसएसबी इंटरव्यू दोगे ना उतना अच्छा जाएगा और उतना स्ट्रेस नहीं होगा, तो दिस व्हाट वाज दैट थिंग, कैसे किया? एग्जैक्टली सेम कंडीशन मेरे साथ रही अभी इस वाले एक्सपीरियंस में। मैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रिपेयर करके नहीं गया था इस बार, मैं एक्चुअली चला गया था बस टू बी ऑनेस्ट कि चलो देख के आते हैं एसएससी टेक कैसा होता है। मैंने कोस्ट गार्ड का रिटर्न करा था ना, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करा था। ओके। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने हर एक टास्क में तो गलतियाँ करी, कुछ कुछ पीपीटीटी में मैंने बॉक्स फिलिंग में गलती कर दी, साइक में एसडी छूट गई, इंटरव्यू में जीके क्वेश्चंस नहीं हो पाए, लेकिन एक ये मोटिवेशन मेरे अंदर था कि चलो ठीक है, कल की बात कल छूट गई, अब अगला जो आज का दिन है उसमें मुझे अपना बेस्ट देना है। और एसएसबी की जर्नी में ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इट इज़ नॉट अबाउट कि आप अपना 100% 100 स्कोर कर रहे हो, अगर आप 80 हो तो मेंटेन दैट, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, बस ओरिजिनल रहो, रियल रहो, अपने आप से झूठ मत बोलो, मतलब आपकी कोई इंटरव्यू की बात आपकी किसी कॉन्फ्रेंस की बात को कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रही है, जीटीओ में आपने कुछ ऐसा दिखा दिया जो कि आपने साइक में लिखा ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होने चाहिए, यू हैव टू बी वेरी रियल। अगर आप रियल हो और अपना बेस्ट दे रहे हो और अगर आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो तो आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा। बढ़िया। तो घर पे कैसा माहौल था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, क्या सपोर्ट मिला और व्हाट वाज योर रूटीन, क्योंकि पता था इंटरव्यू आने वाला है, तो ऐसे में कैसा था पूरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का शेड्यूल? मैम घर का माहौल तो बिल्कुल बहुत नॉर्मल था टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा है तो चलो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग बात करते थे, खाना साथ में खा रहे हैं, वी यूज्ड टू हैव ऑल आवर मील्स टुगेदर, काफ़ी बातचीत करते थे, मैं उनसे पूछ लेता था क्या कमी लग रही है कुछ भी है। बट हाँ मेरा ये था कि जैसे मैं मॉर्निंग में उठता था तो मैंने ये जो सीडीएस एफकेट कोस्ट गार्ड सारे आ रहे थे, इनके लिए मैंने एक अलग से रूटीन बनाया था फॉर द टाइम बिंग। हमेशा से मैं इतना डिसिप्लिन नहीं था, बट फॉर द टाइम बिंग मैंने वो रूटीन बनाया था कि मॉर्निंग में उठना है, रनिंग के लिए जाना है, आके पढ़ाई करनी है, नहा धो के पूजा वूजा करके फिर उसके बाद वापस अपने डेली काम करने हैं, जो भी प्रैक्टिस वगैरह करनी है, इस हिसाब से अपना एक रूटीन बना लिया था मैंने बोला। और उस रूटीन को मैंने विद इन 1 मंथ करीब फॉलो करा है, मेरे को उसके रिजल्ट्स भी दिखे काफ़ी पॉजिटिव। नाउ एज फार एज द एसएससी टेक वाली एसएसबी इज कंसर्न, तो उसमें ये था कि जैसे मान लीजिए कि मेरे को साइक की प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने इसके पहले एफकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, सो आई रेफर्ड माई ओल्ड नोट्स कि मैंने इसमें क्या करा और मैंने कहाँ पे क्या कमी है, तो मैंने वापस से सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करे थे, आई जस्ट पिक्ड कि अच्छा ठीक है इस वाले एसआरटी में मैं ये चीज़ ऐड कर सकता हूँ, इस वाले वैट में मैं ये चीज़ भी लिख सकता हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें। एंड एट द सेम टाइम मैंने इसमें एक नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करी थी कि इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा, आई जस्ट गॉट अ चार्ट जिसमें मैंने मेरे सारी लाइफ एक्सपीरियंसेस लिख लिए कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, फिर इस लाइफ एक्सपीरियंस को क्या क्या चीज़ें जस्टिफाई कर रही हैं, हर एक चीज़ के 2-2 पॉइंट्स बना लिए, दोस्तों के बारे में बना लिया, जस्टिफिकेशन मैंने ऐड कर ली बहुत सारे कि अगर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है तो उसके लिए मेरे पास में बहुत सारे रीजंस होने चाहिए। अब ये मैटर नहीं करता कि वो रीजन आप सही जगह पे प्लेस करो, मैटर ये करता है कि आप माइंडफुली उस चीज़ को उस कंडीशन उस सिचुएशन के हिसाब से अच्छे से प्लेस कर दो। तो अगर आपके दिमाग में वो जस्टिफिकेशन वो रीजंस ही नहीं है अपनी लाइफ के, तो फिर तो वो आपको ग्रिल जरूर करेगा। मतलब आप एक लिस्ट बना लो सारे जस्टिफिकेशंस की कि अच्छा ये चीज़ें बोलनी है, तो जाके जब भी जरूरत पड़े तो वहाँ पे जाके बोल दो, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट जब हम एक प्रिपरेशन के लिए अपना एक इंस्टीट्यूट भी गो फॉर कि हाँ नहीं अभी लिस्ट बनानी है, इसमें से कौन सा क्यूरेट करके एक बेस्ट अपने लिए तलाशना है, ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो डेली उनका यही काम है क्योंकि डेली एडमिशन्स कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो व्हाट इज दैट बेस्ट फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स होने चाहिए जिसको एक बच्चे को चेक करना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एन इंस्टीट्यूट, एंड व्हाई यू प्रेफर्ड सेंचुरियन, जेन्युइनली आप बताना आपको इधर क्या अच्छा लगा, एंड ऑल्सो अबाउट आवर मेंटर्स, जो बिकॉज वी से कि हम इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक देते हैं आपको, वी से नाउ हम कितना उसको करते हैं दैट यू विल जस्टिफाई ऑन द कैमरा विदाउट एनी प्रेशर।
ओके मैम, द थिंग इज कि जब मेरा एपकैट का रिजल्ट अनाउंस हुआ था एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन दैट, तो मेरे को लगा कि चलो अब एसएसबी की प्रिपरेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं लखनऊ में ही था, तो लखनऊ में वेरियस अकेडमी सर्च करने लग गया, काफ़ी जगहों पर गया मैं, ठीक है। सेंचुरियन भी लिस्ट में थी और भी अकेडमीज थी लिस्ट में। मैं जब सेंचुरियन में आया तो यहाँ पे मेरे को एक माहौल दिखा, लाइक एज सून एज यू एंटर द रूम, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पग, ठीक है, सारे फोटोज, सारे रिकमेंडेशन की फोटोज, वेटिंग एरिया में काफ़ी अच्छा था। तो एक जो फर्स्ट इंप्रेशन था किसी भी अकेडमी का, वो मेरा बेस्ट यहाँ पे था। उसके बाद में जो मेरे काउंसलर्स थे उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो आई एनरोल्ड हियर, ठीक है। थोड़े डाउट्स रहते हैं, नए नए जगह पे जा रहे हो, कुछ नहीं पता है, कोई दोस्त नहीं जानने वाला। मेरे दिमाग में एक चीज़ ये थी कि चलो लखनऊ का लखनऊ में ही है, तो हो सकता है मुझे लखनऊ के लोग ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। बट जो मेरी बैच थी अपेरेंटली उसमें मैं अकेला लखनऊ का था और हम लोग 80 पीपल थे यहाँ पे, और सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, कोई देहरादून से है, कोई हरियाणा से है, कोई साउथ से है, सब अलग अलग जगह से है। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट सेंचुरियन वॉज कि यहाँ पे जो लोगों ने ट्रस्ट दिखा के अलग अलग जगह से लोग आए हैं ना, इससे न केवल उनका फायदा हुआ है बल्कि जो फेलो मेट्स वहाँ पे मिल रहे हैं आपस में कम्युनिकेट करके हम सबका बड़ा फायदा हुआ है, बिकॉज आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे एसेसर्स की बात करूँ या फिर इंटरव्यू की बात करूँ या फिर जो इंडिविजुअल गाइडेंस मिलनी होती है उसकी बात करूँ, तो एसेसर्स बेस्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेस्ट इज द वर्ड दैट आई विल यूज, बिकॉज फ्रॉम पीपीडीटी हफ्ते में 2 बार पीपीडीटी होती है मिनिमम। उस पीपीडीटी में आपको इंडिविजुअल आपका फीडबैक मिलता है, आपने कहाँ पे कमी है आप में, वो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आपका नरेशन सुनते हैं, नरेशन के बाद जीडी देखते हैं, जीडी के बाद आपको स्टैंड मतलब खड़ा करके आपको इंडिविजुअल फीडबैक देते हैं, जो कि बहुत एक अच्छा तरीका है कैंडिडेट को बताने के लिए कि क्या सही है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जीटीओ ग्राउंड्स में भी सेम है, सबको मौका मिलता है, सब लोग वहाँ पे जाते हैं। स्नेक रेस इज़ द फन पार्ट, वहाँ पे सब लोग दोस्ती करते हैं, सब लोग दोस्त रहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, जो बेस्ट पार्ट मुझे लगी यहाँ पे, कि बिकॉज मैं लखनऊ का था, मेरे को साइक में कुछ इश्यूज़ आते थे, मैं लिटरली यहाँ पे रात में 11:30 बजे तक भी रुका हूँ सेंचुरियन के ऑफिस में। शिशिर सर हमारे साथ में रहते थे, रात में 12 बजे तक वो हमारे साथ में रहते थे। अब इससे ज़्यादा इंडिविजुअल गाइडेंस तो मेरे को नहीं पता कि और कहीं पे मिलती है या नहीं मिलती है। मतलब जब हमने बोला, जिस भी दिन बोला, अगर वो बिजी है तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है रात में आ जाओ, अच्छा ठीक है अभी आ जाओ, अच्छा ठीक है कल आ जाना। उन्होंने हमेशा टाइम निकाला है हमारे लिए। मतलब इफ़ यू हैव इट इन यू नो, देन आपको कुछ भी रोकने वाला नहीं है। आपको बेस्ट गाइडेंस मिलती है सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में, एंड इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी। थैंक यू सो मच एंड होप यहाँ से व्यूअर्स को पता चला होगा, दिस इज ऑन कैमरा एंड जो जेन्युइनली हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं दैट इज व्हाट वी शोकेस एंड पोर्ट्रेट यू। अब आगे बढ़ते हैं, द मेजर डे, द कॉन्फ्रेंस है ना, और एक दिन पहले वो जो प्रैक्टिस होती है, अंदर ले जाना, यहाँ से एंट्री, ये नहीं वो नहीं बड़ी सारी चीजें चल रही होती है। एंड द वेरी डे, इमेजिन ही करा रही हूँ मैं आपको, फिर फीलिंग्स तो बाद में पूछूंगी, यू नो, सिटिंग इन अ रूम और फिर वो चेयर एक एक आगे चलती रहती है, वो रेड रेड नंबर पे चेस्ट नंबर फ्लैश होते हैं। This full experience and finally you enter inside the conference. आप कितना एक तो समय आपको वेट करना पड़ा वो मुझे बताना, और अंदर गए तो कैसा एक्सपीरियंस था, what were the questions that were put up to you? Okay मैम, तो द थिंग इज़ कि मेरे जो पहले जितने भी चेस्ट नंबर्स थे अपेरेंटली उनको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था कॉन्फ्रेंस में, तो मेरा नंबर जल्दी आ गया कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, रेड लाइट देख रहा हूँ कब मेरा चेस्ट नंबर आएगा, मैं बैठा हूँ That is most मुझे लगता है एग्जैक्टली, लाइक माई हार्ट वॉज पाउंडिंग सो बैडली दैट आई कुड हियर माई हार्ट बीट्स इन माई ईयर्स। इट वॉज सच ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर मी। और मेरे सामने आने वाला है, जस्ट वो रेड लाइट बस ग्रीन होने वाली है, मेरा चेस्ट नंबर आने ही वाला है बस वहाँ पे, एंड आई एम वेटिंग एंड आई एम वेटिंग एंड आई एम वेटिंग। अब वहाँ पे टाइम का तो पता नहीं होता, बट आई एम वेरी श्योर कि वहाँ पे वेट करते करते कुछ नहीं तो 15 to 20 मिनट्स मैंने वहाँ पे वेट करा है बाहर। फिर एकदम से मेरा चेस्ट नंबर डिस्प्ले होता है एंड आई स्टूड अप एंड ऑल दैट पाउंडिंग गॉट अवे। आई वॉज वेरी काम। मैं गया दरवाजे के अंदर, मैंने एंटर करा, वहाँ पे ब्रिगेडियर सर बैठे हुए थे, ही ग्रीटेड मी, ही आस्क्ड मी टू सिट डाउन, आई सैट डाउन एंड ओके द क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड अ लॉट ऑफ देम एक्चुअली वर आस्क्ड। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप जब लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक आए हो तो आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स बीच में आपकी ट्रेन रुकी। उन्होंने यहाँ से पूछना शुरू करा, हमें को यार ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, बट ठीक है मुझे याद था बिकॉज एक ही प्लेटफॉर्म था, रायबरेली रुकी थी, तो मैंने बता दिया कि रायबरेली से रुकी थी। बोले अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताओ कि अब तुम्हारी ट्रेन रात के 3 बजे रायबरेली पे खराब हो गई, ठीक है, अब तुमको सुबह 5:45 पे तो रिपोर्ट करना है, तो अब तुम कैसे रिपोर्ट करोगे। तो मैंने बोला सर मेरे पास में 3 तरीके हैं, या तो मैं कैब से आ जाऊँगा, बस सर्विसेज चले होंगे तो बस से आ जाऊँगा, या फिर मेरे साथ में और भी फेलो डी बोर्ड करे होंगे उनसे किसी से हेल्प ले लूँगा। बोले अच्छा ठीक है, अच्छा आप बताओ कि रात में तुम्हारे साथ में एक लेडी बैठी हुई है जिनके पैर में चोट लगी हुई है, अब तुम क्या करोगे। मैंने बोला सबसे पहले मैं उनकी हेल्प करूँगा, उनका लगेज लूँगा, उनको डी बोर्ड ट्रेन से करने में उनकी हेल्प करूँगा, देखूँगा कि आसपास कौन कौन से मेडिकल अवेलेबिलिटीज़ हैं, उनको अश्योर कराऊंगा कि वो ठीक है, उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि ऐसा ऐसा हो गया है, फिर जो भी उनके घर वाले बोलेंगे उनको अच्छे से मैं वहाँ पे बिठा के आरपीएफ के साथ में, तो जब मैं खुद अश्योर हो जाऊँगा कि चलो ठीक है अभी एकदम सेफ है, तब वहाँ से निकलूंगा, कैब लूंगा और टाइमली रिपोर्ट करूंगा। बोले अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हारे बगल में एक 60 years old लेडी बैठी है
जिनको अब हार्ट अटैक आ चुका है, तो अब तुम क्या करोगे? मैंने बोला सर कुछ नहीं करूँगा, रायबरेली इतना छोटा जंक्शन तो नहीं है, वहाँ पे ऑफकोर्स मेडिकल स्टाफ भी होगा, वहाँ पे आरपीएफ होगी, तो रात में उनको तुरंत हॉस्पिटल नियर बाय लेके जाऊँगा, उनको वहाँ पे एडमिट कराऊंगा। फिर उन्होंने अच्छा वेट, उनका एक ही बेटा जो गोरखपुर में रहता है, अब क्या करोगे? मैंने लोग सर मैं उस बच्चे को इन्फॉर्म करूंगा, 12th क्लास में बताया था ना कि 12th क्लास में बेटा है, तो ठीक है 12th क्लास का बच्चा इतना छोटा नहीं होता है, आराम से आ जाएगा वो, जब तक वो आएगा तब तक मैं आके स्टाफ को सब कुछ बता दूंगा, अगर मुझे कोई टिप देनी होगी तो मैं टिप दे दूंगा उनको, और मैं अश्योर करूंगा कि अब ये सेफ है, जो आंटी मेरे साथ में वो सेफ है। तो जब मेरे को अश्योरेंस मिल जाएगा, जब उनके बेटे से मेरी बात हो जाएगी, जब कोई नियरेस्ट किन वहाँ से डिपार्ट हो चुका होगा अपने घर से वहाँ पे पहुँचने के लिए, तब मैं निकलूंगा और मैं तब भी टाइमली पहुँच जाऊँगा। बोले अच्छा ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई, SRTs वगैरह चली। फिर उसके बाद में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, अबाउट समथिंग अबाउट द हेल्थ इश्यूज़, मतलब क्योंकि इंटरव्यू मेरा उसके अराउंड चला था। अच्छा ठीक है, तो ये सारी बातें हुई। फिर बोले कि आपके कौन कौन दोस्त बने यहाँ पे। फिर मेरे से मेरे करीब 3-4 जो दोस्त बने उनका नाम पूछा, फादर्स नेम पूछा, कहाँ से आए ये पूछा, चेस्ट नंबर्स पूछे, और मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन बना, मैंने उस बच्चे का एक चेस्ट नंबर 40 था, उसका नाम मैंने लिया। तो अपेरेंटली जब उससे पूछा गया कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो उसने मेरा नाम ले दिया, तो वो चीज़ वहाँ पे जस्टिफाई हो गई। तो ये मेरा कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस काफ़ी थोड़ा लेंदी था, बट काफ़ी अच्छा था। तो एक मिनी इंटरव्यू आपका हो गया था, दे वर क्रॉस चेकिंग अगेन एंड अगेन। एक सिचुएशन में उन्होंने कम से कम 3 सिचुएशंस एक्स्ट्रा ऐड कर दी ताकि आपको पजल कर सके। बेसिकली दे वांटेड टू यील्ड अ गुड सॉल्यूशन, सेटिस्फाई होना चाह रहे थे वहाँ पे। दैट इज गुड। सो नाउ एज वी कम अप टू द एंड ऑफ दिस फुल टॉक शो, ऐसे में जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इवन इफ दे प्रिपेयरिंग फॉर द रिटन एग्जामिनेशन या फिर उनका एसएसबी इंटरव्यू अभी लाइंड अप है, बिकॉज अभी राइट नाउ एनडीए एसएसबी इसका पूरा इंटरव्यूज लाइंड अप हैं, स्टूडेंट्स के एसएसबी रेट्स भी आ चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहते हो? बिकॉज एक हमेशा से मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ टू बी एन ऑफिसर फर्स्ट बिहेव लाइक वन। सो जर्नी वहां से शुरू होती है, एंड जर्नी यहाँ से भी शुरू होती है कि अगर रिटन एग्जाम की बात है तो रिटन के साथ में इंटरव्यू की जर्नी इट इज हैंड बाय हैंड। वो ऐसा नहीं है कि 21 दिन में तुम्हें कोई घोट के पिला देगा, इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स को समझते हुए, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हो या फिर वो एक कॉन्वेंट एजुकेटेड इंग्लिश मीडियम को, whosoever it is, because nothing is impossible अगर आप करने की चाह पर आगे आ जाओ, तो इन स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करना है और वो टिप्स देने हैं जो इनको डेफिनेटली हेल्प करने चाहिए इनके एग्जामिनेशन में और अपकमिंग एसएसबीज में। ओके, द फर्स्ट टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ तो मैं जान चुका हूँ कि जो रिटन की प्रिपरेशन होती है वो आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करती है। उसमें आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ता है, आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना होता है। बट एज सून एज यू गाइज क्लियर द रिटन एग्जाम्स, जैसे ही आपका रिटन एग्जाम क्लियर होता है, वैसे ही आपकी जो एसएसबी प्रिपरेशन होती है ना, दैट शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड, दैट शुड बी लाइक फन। आपको वहाँ पे जाके आप कितना एंजॉय कर सकते हो आप करो, आप कितने लोगों से मिल सकते हो आप मिलो। आप अगर अकेडमी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे एसएसआर से ज़्यादा जो आपको आपके एसएसबी में हेल्प करता है ना, वो आपके दोस्त हेल्प करते हैं, वो आपके वहाँ के एक्सपीरियंसेस हेल्प करते हैं, आपका स्टेज फियर हटता है। तो आप इस चीज़ की चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो कि एसएसबी बहुत ज़्यादा टफ होती है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू क्रैक है। एसएसबी इज़ जस्ट अ सिंपल टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड आई एम स्पीकिंग दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि एसएसबी क्लियर करना इज़ नो बिग डील अगर आप सही लोगों के बीच में हो, अगर आपकी सही मेंटालिटी है, अगर आप सही से अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हो, और अगर आप सही तरीके से अपनी पर्सनैलिटी में जितनी भी पॉजिटिविटी है उसको आप अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हो। सो अगर मैं आपको एक फाइनल टिप देना चाहूँ तो आप एसएसबी के लिए बहुत खुश रहो, एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेकर आओ। अगर आपके कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर आपको वो कोई बात बताते हैं, तो आप कोशिश करो कि आप कैसे उन बातों को अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ऐड कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज उन्होंने मुझसे कह दिया तो मुझे ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है। उन्होंने जो चीज़ कही है वो क्यों कही है, आपके अंदर वो चीज़ कहाँ लैक कर रही है, आप उस चीज़ के ऊपर वर्क करो। एंड एज सून एज यू गाइज पिन पॉइंट द थिंग, नो everything will be just butter like smooth for you. So that's it from my side, guys. With this aspirants, आज के सक्सेस बैठकी के हम एंड पे आ चुके हैं और होपफुली आज के इस पूरे इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने देखा होगा डिटरमाइंड एफर्ट्स, द ओनली सन ऑफ द फैमिली। कितना जिगरा होता है ना वो मम्मी पापा का कि जो इतना डिसीजन को सपोर्ट करते हैं अपने चाइल्ड के, एंड दे डेफिनेटली वांट कि उनका जो बेटा है अपनी ड्रीम्स को पूरा करे और फुलफिल करे। आई फील वेरी प्राउड फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर यू, एंड बीइंग अ प्राउड सेंचुरियन, पूरा आपका जो अल्मा मैटर है, वी फील वेरी प्राउड कि आपने इतना सुंदर डिसीजन लिया अपने जीवन में। एंड डेफिनेटली इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर सेंचुरियन, क्योंकि जब
जिन स्टूडेंट्स को आपके अल्मा मैटर से, आपके संस्थान से जब वो पढ़ के निकल रहे होते हैं, उसके बाद में व्हेन दे गेट दैट प्लस साइन ऑफ द रिकमेंडेशन, वो बच्चा उस दिन तो बहुत खुश होता है और उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, बट मोर देन दैट वो जो टीम के चेहरे पर स्माइल होती है ना व्हेन वी कम टू नो अच्छा एक और रिकमेंडेशन आ गया, तो दैट इज द फीलिंग वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर एंड जस्ट वेटिंग टू सी यू पासिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स फॉर योर पीपिंग सेरेमनी, ताकि आपके जो स्टार्स लगे शोल्डर्स एंड आपकी स्मार्ट यूनिफॉर्म की जो फोटोग्राफ है मैं अपने व्यूअर्स को एक साल बाद डेफिनेटली पोर्ट्रे करूँ ताकि उनको भी ढेर सारा मोटिवेशन मिले. आई विश यू गुड लक फॉर योर जर्नी, फॉर योर ट्रेनिंग, टू योर पेरेंट्स एज वेल, एंड may all your dreams come true. and in life आगे बीचा जितने आपके और कोर्सेज हैं, एडवांस ट्रेनिंग्स हैं, आप उसमें भी बहुत अच्छा करें एंड अपना देश का और टीम सेंचुरियन का नाम डेफिनेटली रोशन करें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. नमस्कार डियर एस्पिरेंट्स एंड जय हिंद. डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस. ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं. प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन. Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, namaskar and jai hind.